सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की विस्टास बुक का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द एनिमी। एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। तो आपका और समय न लेते हुए वीडियो का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। इस चैप्टर की राइटर पर्ल एस बक हैं। इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर डॉक्टर सदाओ होकी, उनकी वाइफ हाना, टॉम एक अमेरिकन प्रिजनर और जनरल तकीमा है। डॉक्टर सदाओ होकी का घर जापानी तट के ही स्थान पर बना था, जहां बचपन में वह अक्सर यहाँ खेला करते थे। नीचा चौकोर पत्थर का घर एक संकरे समुद्र तट के ऊपर चट्टानों पर स्थापित किया गया था। उनके पिता अक्सर उन्हें उन समुद्रों के द्वीपों में ले जाते थे और कहते थे कि ये जो जगह है ना, ये जापान का फ्यूचर डिसाइड करेगी। और सदाओ उनसे हमेशा पूछा करते थे कि डैड, ये फ्यूचर कहाँ जाएगा। उनके पिता बोलते थे कि ये तो मुझे नहीं पता, फ्यूचर और कामयाबी का कोई अंतिम छोर नहीं होता है, तुम जितना उसे सोचोगे वह उतना ही बड़ा होगा। यह बात सदाओ के मन में बैठ गई कि इंसान के फ्यूचर की कोई लिमिट नहीं होती है, हम इसे जितना बड़ा सोचेंगे हमारा फ्यूचर उतना ही बड़ा होगा। सदाओ कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में वही किया जो मेरे डैड ने मुझसे कहा। हालांकि उन्होंने कभी मुझसे फ्रेंडली होकर बात नहीं की, वह कभी मेरे साथ खेलते भी नहीं थे। उन्हें मेरी पढ़ाई के बारे में हमेशा चिंता रहती थी। उनका सपना था कि मैं एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बनूं। इसलिए उन्होंने मुझे 22 साल की उम्र में अमेरिका भेज दिया डॉक्टर की पढ़ाई के लिए। सदाओ 30 साल की उम्र में डॉक्टर बनकर अमेरिका से वापस आ गए। उनके डैड चाहते थे कि वे जापान की नंबर 1 सर्जन बने, और सदाओ इस बात को सोचकर बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने अपने डैड का सपना पूरा कर दिया और वे जापान के नंबर 1 सर्जन व साइंटिस्ट बन गए। साइंटिस्ट इसलिए क्योंकि सदाओ एक ऐसी खोज कर रहे थे कि किसी भी इंसान की चोट को पूरी तरह से ठीक कैसे किया जाए। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था और जापान भी इस वर्ल्ड वॉर सेकेंड को झेल रहा था। ऐसे में अगर सदाओ की ये खोज सफल हो जाती है तो यह पूरे जापान के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। युद्ध में घायल सैनिकों को इस तकनीक के द्वारा पूरी तरह से ठीक किया जा सकेगा। वैसे तो युद्ध के इस समय में डॉक्टर सदाओ का काम आर्मी के साथ है, पर फिर भी वह आर्मी के साथ नहीं गए। इसके 2 रीज़न हैं। पहला यह कि अगर डॉक्टर सदाओ आर्मी के साथ चले गए तो वह अपनी इस खोज को जारी नहीं रख सकते हैं, और दूसरा यह कि जापान की आर्मी का जो जनरल है उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है और उनके हार्ट की बार बार सर्जरी करनी पड़ती है। इसलिए उस जनरल के आदेश के कारण डॉक्टर सदाओ आर्मी के साथ नहीं जा पाते हैं। अब सदाओ आगे कहते हैं कि समुद्र से बादल उठ रहे थे। पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद रात में ठंड से घना कोहरा छाया हुआ था। मैंने देखा कि ये कोहरा एक छोटे से द्वीप को अपने में समा लेता है और ऐसा लग रहा है कि ये कोहरा धीरे धीरे मेरे घर की तरफ बढ़ रहा है और कुछ ही देर बाद ये कोहरा मेरे घर के चारों ओर भी छा जाएगा। अब सदाओ उस कमरे में जाते हैं जहाँ उनकी पत्नी हाना और उनके 2 बच्चे उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस समय उनके घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। सदाओ ने बाहर आकर देखा। कुछ ही देर बाद उनकी वाइफ भी घर से बाहर आकर उनके पास खड़ी हो गई और अपना हाथ उनके हाथ में रख दिया और मुस्कुराई। सदाओ कहते हैं कि वह हाना से अमेरिका में एक प्रोफेसर के घर पर मिले थे। प्रोफेसर और उनकी वाइफ बहुत अच्छे लोग थे जो किसी की भी मदद के लिए हमेशा रेडी रहते थे। डॉक्टर सदाओ ने हाना को तब तक प्रपोज नहीं किया जब तक उसे यह यकीन न हो जाए कि हाना एक जापानी ही है, क्योंकि अगर हाना किसी दूसरे कास्ट की होती तो उनके फादर हाना को कभी स्वीकार नहीं करते। लेकिन किस्मत से हाना भी जापानी ही थी और हम दोनों ने अमेरिका में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके पुराने जापानी रीति रिवाजों के साथ शादी कर ली और मेरी लाइफ बिल्कुल अच्छी चल रही है। अब हम दोनों जैसे ही हमारे घर की तरफ जाने लगते हैं, अचानक हमें समुद्र की लहरों से कुछ ब्लैक ब्लैक टाइप ऊपर निकलते हुए दिखता है। यह एक आदमी था। धुंध इतनी थी कि हमें कुछ भी परफेक्ट नहीं दिख रहा था। समुद्र की लहरें उस आदमी को बाहर ढकेल देती है। वह आदमी कुछ कदम आगे चलता है, फिर डगमगाता हुआ गिर जाता है। हाना जोर से चीखकर बोली, वह कौन है सदाओ? सदाओ कहते हैं कि हाना, मुझे लगता है कि वह कोई फिशरमैन होगा जिसकी नाव किसी चट्टान से टकरा गई होगी। फिर हम दोनों दौड़कर उस आदमी के पास जाते हैं। वह आदमी मुंह के बल गिरा हुआ था।
सदाओ उसे सीधा करते हैं और देखते हैं कि यह एक वाइट मैन है। उस घायल आदमी के सिर पर से गीली टोपी गिर गई, जिससे उस आदमी के गीले सुनहरे लंबे बाल दिखने लगे। उसके यंग चेहरे पर एक खुरदरी पीली दाढ़ी थी। उसके शरीर पर चोटों के कई घाव थे। फिर सदाओ देखते हैं कि उस आदमी को पीठ के निचले हिस्से में गोली लगी है और चट्टानों से टकरा जाने के कारण उसका घाव और गहरा हो गया था। उस आदमी की कैप पर यूएस नेवी लिखा था, जिससे सदाओ और हाना को यह पता चल जाता है कि यह आदमी युद्ध का कैदी है। शायद यह जब जेल से भाग रहा होगा तो इसे गोली लग गई होगी। अब सदाओ उस आदमी के घाव को समुद्र की काई से भर देते हैं, जिससे उसका ब्लड बहना कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। सदाओ हाना से कहते हैं कि हम इस आदमी का क्या करें, यह अमेरिका का एक सैनिक है और हमारा एनिमी है। दोस्तों, क्योंकि उस टाइम अमेरिका और जापान का युद्ध चल रहा था, इसलिए कोई भी अमेरिकी व्यक्ति जापानी लोगों का दुश्मन था। हाना बहुत घबराई हुई थी। सदाओ कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमें इसे फिर से समुद्र में फेंक देना चाहिए। हाना धीरे स्वर में कहती है कि हाँ सदाओ, तुम सही कह रहे हो, हमारे लिए यही अच्छा होगा। सदाओ कहते हैं कि अगर यह आदमी ठीक होता तो मैं बिना किसी झिझक के इसे पुलिस के हवाले कर देता, पर यह आदमी घायल है और दर्द से तड़प रहा है और इसे ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर होने के नाते मेरा यह फ़र्ज़ है कि मैं हर उस घायल इंसान की हेल्प करूं जो मेरे सामने दर्द से तड़प रहा है। हाना कहती है तो फिर हम इसे समुद्र में नहीं फेंक सकते हैं। अब हमारे पास ओनली एक रास्ता बचता है कि हम इसे अपने घर लेकर चलें। सदाओ कहते हैं कि अगर नौकरों ने इसके बारे में पूछा तो हम उनसे क्या कहेंगे, लेकिन वो दोनों ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए उस आदमी को घर ले आते हैं। सदाओ उस आदमी को अपने फादर के रूम में लेटा देते हैं, क्योंकि उनके फादर की डेथ के बाद से ही यह रूम खाली पड़ा था। अब नौकरों के पूछने पर वह दोनों सारी बातें बता देते हैं। नौकर सदाओ और हाना से कहते हैं कि उन्हें इस आदमी की हेल्प नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह हमारा एनिमी है और इसे बिना किसी देरी के पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अब सदाओ हाना से कहते हैं कि मुझे इसका ऑपरेशन करने से पहले इसे साफ करना होगा, क्योंकि वह आदमी बहुत गंदा हो गया था। हाना अपने सर्वेंट यूमी को कहती है कि जाओ और किचन से एक साफ टॉवेल और गर्म पानी लेकर आओ। यूमी गर्म पानी और साफ टॉवेल लेकर आती है। हाना यूमी से उस आदमी को साफ करने के लिए कहती है, लेकिन यूमी हाना को साफ शब्दों में मना कर देती है कि वह एक एनिमी की कभी मदद नहीं करेगी। हाना को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह सोचती है कि अगर मैंने इसे कुछ कहा और अगर इसने गुस्से में इस आदमी के बारे में दूसरों को बता दिया तो हमारे लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसलिए हाना ने अपने गुस्से पर काबू रखा और यूमी से कहा कि हम भी इस आदमी की मदद नहीं करना चाहते हैं, हम बस इसे होश में लाना चाहते हैं ताकि हम इसे एक कैदी के रूप में गिरफ्तार करवा सकें। यूमी, तुम जाओ और अपना काम करो, इसे मैं साफ कर दूंगी। यूमी वहाँ से चली जाती है। हाना अपने आप से कहती है कि मैं यह कर सकती हूँ। इस समय सदाओ रूम में नहीं थे। अब हाना उस घायल आदमी को साफ करने लगती है। हाना को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उस आदमी के शरीर पर कई घाव थे और बहुत ब्लड निकल रहा था। हाना ने आज तक इतना ब्लड नहीं देखा था और उस आदमी को देखकर हाना को चक्कर आ रहे थे। अब सदाओ अपने ऑपरेशन किट को लेकर उस आदमी के पास आते हैं। सदाओ हाना से कहते हैं कि उसे इस ऑपरेशन में उनकी मदद करनी होगी। अब सदाओ उस आदमी का ऑपरेशन करने लगते हैं और उन्हें उस आदमी की पीठ के निचले हिस्से के दाहिनी ओर किडनी के पास गोली मिलती है। सदाओ कहते हैं कि अच्छा हुआ कि इस आदमी को गोली किडनी के पास लगी है। अगर इसे किडनी में गोली लगती तो शायद इसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। हाना भी इस ऑपरेशन में सदाओ की हेल्प कर रही थी। उसने इतना ब्लड और घाव कभी नहीं देखा था, जिससे उसे बहुत बुरा महसूस होता है और वह बाहर जाकर उल्टी कर देती है। सदाओ को इस बात का बहुत बुरा लगता है कि वह अपनी वाइफ के पास नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर ऑपरेशन में ज़रा सी भी गड़बड़ी या देरी हुई तो इस आदमी की मौत भी हो सकती है। फाइनली उस आदमी का ऑपरेशन सक्सेसफुली पूरा हो जाता है और अब वह आदमी खतरे से बाहर था, पर उसे अभी तक होश नहीं आया था। इसलिए सदाओ हाना से कहते हैं कि इसे रिकवर होने में टाइम लगेगा,
तब तक तुम इसका ख्याल रखना। अब हाना उसकी रोज़ देखभाल करती है, उसके रूम की साफ सफाई करती है। भले ही उसे ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा था, पर इंसानियत के नाते वह यह सब कर रही थी। कुछ टाइम के बाद उस आदमी को होश आ जाता है और वह आदमी हाना को अपना नाम बताता है कि उसका नाम टॉम है और वह हाना को उसका ख्याल रखने के लिए थैंक्स बोलता है। हाना भी उससे इंग्लिश में बात करती है। वह आदमी हाना की इंग्लिश सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि आप इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेते हो। हाना कहती है, मैंने अमेरिका में लंबे समय तक पढ़ाई की थी, जिसके कारण मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है। अब ऑपरेशन के 3 दिन बीत जाने के बाद सदाओ उस आदमी का फिर से चेकअप करने के लिए आते हैं। वह आदमी सदाओ से पूछता है कि क्या आप मुझे पुलिस को सौंप दोगे। सदाओ कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं तेरे साथ क्या करूँगा। अभी मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ और जब तक मैं ना कहूँ तुम मुझे अपना नाम भी मत बताना। उन दोनों ने एक पल के लिए एक दूसरे की ओर देखा, फिर टॉम ने अपनी आंखें बंद कर ली और दीवार की तरफ मुंह करते हुए सो गया। अब हाना सदाओ से कहती है कि यूमी और सभी नौकर यह कह रहे हैं कि अगर यह एनिमी घर में रहेगा तो हम सभी घर छोड़कर चले जाएंगे। दोस्तों, यानी सभी नौकर काम छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। और आगे हाना कहती है कि सभी नौकर ये बात भी कर रहे हैं कि हम दोनों अमेरिका में अधिक समय तक रह चुके हैं, इसलिए हमारे मन में अमेरिकी वासियों के प्रति स्नेह भाव है। सदाओ कहते हैं कि यह सच नहीं है। मैं जानता हूँ कि अमेरिकी हमारे दुश्मन हैं, पर मुझे हमेशा से यह सिखाया गया है कि मैं सभी घायल व्यक्तियों की हेल्प करूं, चाहे वह हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। लेकिन सभी सर्वेंट यह बात नहीं समझेंगे। यूमी कहती है कि इन दोनों को कम से कम अपने बच्चों के बारे में ही सोचना चाहिए। अगर सदाओ इस एनिमी को बचाने के चक्कर में खुद पकड़े गए और देशद्रोही साबित हो गए तो इन बच्चों का क्या होगा। उनके बगीचे का माली, कुक एंड सभी नौकर सदाओ और हाना की बुराई करने लगते हैं। सदाओ उस आदमी के कमरे में जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम 5 मिनट के लिए अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, यह भी तुम्हारे ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है और कल तुम इस टाइम लिमिट को 2 गुना भी बढ़ा सकते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। मुझे लगता है कि तुम लगभग 15 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। चेकअप करने के बाद सदाओ अपने ऑफिस जाते हैं और पुलिस को सारी बातें बताने के लिए एक लेटर लिखने लगते हैं। उस लेटर में वे लिखते हैं कि फरवरी के 21वें दिन एक भागा हुआ कैदी मेरे घर के सामने भागकर आ गया था, पर इसके बाद वे कुछ भी नहीं लिख पाते हैं और उस आधे अधूरे लेटर को अपनी दराज में रख देते हैं। उस आदमी को आए हुए 7 दिन हो चुके हैं। उस 7वें दिन 2 बातें हुई। पहली यह कि सुबह सारे नौकर काम छोड़कर चले गए, अब सदाओ और हाना को ही घर का सारा काम करना पड़ा। और दूसरा यह कि दोपहर को जापान के जनरल का एक मैसेंजर सदाओ के घर आता है। हाना उस मैसेंजर को देखकर डर जाती है कि कहीं इसे उस एनिमी के बारे में पता तो नहीं चल गया। वह मैसेंजर सदाओ की पूछता है कि सदाओ कहाँ है। सदाओ उस मैसेंजर को पुलिस की वर्दी में देखकर अपने टेबल से उठकर खड़े हो जाते हैं और उनसे यहाँ आने का रीज़न पूछते हैं। मैसेंजर कहता है कि जनरल तकीमा की तबीयत फिर से ख़राब हो गई है, उन्हें तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उन्हीं के आदेश पर मैं तुम्हें उनके पास ले जाने के लिए आया हूँ। अब हाना किचन में चली गई। सदाओ हाना से अलविदा कहने आए कि मैं बूढ़े जनरल का ट्रीटमेंट करके जल्द ही वापस आता हूँ। हाना बहुत थक चुकी थी, शायद वह अपने काम से ज़्यादा डर की वजह से थक गई थी। सदाओ को हाना के चेहरे पर चिंता के भाव साफ दिख रहे थे। वे हाना से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही इस परेशानी को हमारे परिवार से दूर कर दूंगा। बस इतना कहकर सदाओ बूढ़े जनरल के पास चले जाते हैं और उनका इलाज करके उन्हें सारी बातें बता देते हैं। सदाओ जनरल से कहते हैं कि मुझे उस आदमी की कोई परवाह नहीं है, पर एक डॉक्टर होने के नाते मैं किसी को भी अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। जनरल सदाओ की बात सुनने के बाद कहते हैं कि सदाओ, आपने जो भी किया वह सही किया, आपने अपना फर्ज निभाया। आप निश्चित रूप से एक महान डॉक्टर हैं और इसलिए मैं आप पर पूरा भरोसा करता हूं और आपको किसी भी हाल में जेल नहीं जाने दूंगा। और रही बात उस वाइट मैन की, तो अच्छा यही होगा कि उसे चुपचाप मार दिया जाए और यह काम न तो आप करेंगे और न ही मैं। सदाओ पूछते हैं, हम नहीं तो कौन?
जनरल कहता है कि मेरे अपने प्राइवेट असासिन्स हैं। वो लोग आज रात या बेटर किसी भी रात तुम्हारे घर आएंगे और उस वाइट मैन को मारकर चले जाएंगे और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। तुम्हारा काम बस इतना है कि तुम अपने घर का दरवाज़ा खुला रखना या उस वाइट मैन के रूम का गेट भी खुला छोड़ देना। वे बहुत कैपेबल किलर हैं, वे कोई शोर नहीं करते और अगर तुम चाहो तो उस वाइट मैन को मारने के बाद मैं उसकी बॉडी को भी हटवा दूंगा। सदाओ भी इस बात पर अपनी सहमति व्यक्त करते हैं और अपने घर आ जाते हैं और सोचते हैं कि आज रात के बाद मुझे उस वाइट मैन से छुटकारा मिल जाएगा और मेरे घर की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब रात को सदाओ अपने घर का दरवाज़ा और उस एनिमी के रूम का दरवाज़ा खुला रख देते हैं। करीब आधी रात को उस वाइट मैन के रूम में से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। सदाओ सोचते हैं कि लगता है उन असैसिन्स ने अपना काम कर दिया और उस वाइट मैन को मार दिया होगा। सुबह होते ही सदाओ उस वाइट मैन के रूम में जाते हैं और देखते हैं कि वह आदमी आराम से अपने बेड पर सो रहा है। सदाओ सोचते हैं कि क्या जनरल ने असैसिन्स नहीं भेजे, शायद आज रात भेजेंगे। अब दूसरी रात को भी सदाओ सोचते हैं कि अब तक तो उन लोगों ने उस एनिमी को मार दिया होगा। जब सदाओ सुबह उस वाइट मैन के रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि यह आदमी तो आज भी आराम से सो रहा है। लगता है जनरल आज रात उन असैसिन्स को भेजेंगे। अब तीसरी रात को बहुत तेज हवाएं चलती है और भयंकर तूफान आता है और उस वाइट मैन के रूम में से जोर जोर से आवाज़ें आती है। हाना इन आवाज़ों को सुनकर नींद से जाग जाती है और सदाओ से पूछती है कि सदाओ उस वाइट मैन के कमरे से ये कैसी आवाज़ें आ रही है। सदाओ हाना को कुछ भी नहीं बताते हैं और उसे सोने के लिए कहते हैं। सुबह जब सदाओ दोबारा उस आदमी के रूम में जाते हैं और देखते हैं कि यह आदमी तो अभी भी जिंदा है और सोचते हैं कि शायद रात को जो आवाज़ें आ रही थी वो तूफान की वजह से आ रही होगी। सदाओ देखते हैं कि वह आदमी पूरी तरह से ठीक हो चुका है और फाइनली वह डिसाइड करते हैं कि वह उस वाइट मैन को यहाँ से भगा देंगे। सदाओ उस आदमी से कहते हैं कि तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो और मुझे लगता है कि तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। टॉम बोलता है लेकिन मैं जाऊँ कहाँ? सदाओ कहते हैं कि मैं आज अंधेरा होते ही समुद्र के किनारे एक नाव को तैयार कर दूंगा। तुम उसमें बैठकर पास के एक आइलैंड पर चले जाना। उस आइलैंड पर कोई नहीं रहता है और वह यहाँ से नज़दीक भी है। वैसे तो वह आइलैंड तूफान में ढका रहता है लेकिन यह मौसम तूफान जैसा नहीं है, तो तुम उस आइलैंड पर सेफली से जा सकते हो। उस आइलैंड के पास से एक मछली पकड़ने वाली कोरियन बोट गुजरती है। तुम उस बोट में बैठ जाना और यहाँ से चले जाना। टॉम भी इस आइडिया को मान लेता है। शाम को सदाओ नाव को किनारे पर खड़ा कर देते हैं और उस नाव में खाना, पानी, क्लोथ्स आदि ज़रूरत की चीज़ें भी रख देते हैं और उस आदमी का लास्ट बार चेकअप करते हैं। बाकी सब तो ठीक था, उसके घाव भी भर गए थे लेकिन उसकी धड़कनें जोर जोर से धड़क रही थी। शायद ऐसा उसके डर के कारण हो रहा था। सदाओ टॉम से कहते हैं कि तुम इस नाव में बैठकर जल्दी उस आइलैंड पर चले जाओ। मैंने इसमें खाने पीने की सारी व्यवस्था कर दी है और ये टॉर्च भी रखो। जब तुम उस आइलैंड पर सेफली पहुंच जाओ तो इस टॉर्च को एक बार फ्लैश करना और अगर तुम्हें खाना, पानी या अन्य किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो इस टॉर्च को 2 बार फ्लैश करना। और यह काम तुम शाम के टाइम ही करना, रात के टाइम बिल्कुल मत करना क्योंकि रात में यह संकेत सबको दिख जाएगा। अगर तुम वहाँ मछली पकड़ते हो खाने के लिए तो तुम्हें उन मछलियों को कच्चा ही खाना होगा। उन मछलियों को पकाने के लिए आग मत जलाना वरना तुम पकड़े भी जा सकते हो। सदाओ उसे जापानी कपड़े देते हैं पहनने के लिए और उसके सुनहरे बालों पर एक काला कपड़ा लपेट देते हैं ताकि अगर कोई इसे देख भी ले तो उसे शक न हो जाए कि यह एक अमेरिकी है। अब टॉम सदाओ को उसकी जान बचाने के लिए और उसका ख्याल रखने के लिए धन्यवाद कहता है। सदाओ उससे कुछ नहीं कहते हैं और वह आदमी नाव में बैठकर चला जाता है। फाइनली डॉक्टर सदाओ ने राहत की सांस ली। कुछ टाइम बाद सब ठीक हो जाता है। उनके घर के सभी नौकर भी वापस आ जाते हैं। यूमी उस एनिमी के कमरे को पूरी तरह से साफ कर देती है
एंड सब कुछ परफेक्ट हो जाता है। अब जनरल सदाव को फिर से अपने पास बुलाता है क्योंकि उसकी तबीयत फिर बिगड़ जाती है। सदाव जनरल के पास जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं और जनरल सदाव से उस वाइटमैन के बारे में पूछते हैं। सदाव कहते हैं कि आपने आपके असासिन्स को भेजा ही नहीं, वो एनिमी तो भाग गया। जनरल कहता है कि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से मैं उन असासिन्स को तुम्हारे घर भेजना ही भूल गया था। यहाँ सदाव किसी को भी नहीं बताते हैं कि उन्होंने उस एनिमी को यहाँ से भगाने में हेल्प की थी और कहानी यही ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग एंड कीप डूइंग गुड वर्क।